तो बच्चों, आज कक्षा 8 में आपको सामाजिक विषय के अंतर्गत नागरिक शास्त्र का पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा और वो है आपका भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता। कि इसमें जो है हम भारतीय संविधान के बारे में जानेंगे और धर्मनिरपेक्षता क्या है इसको हम जानेंगे। तो इन चीज़ों को जानने के लिए आइए चलते हैं हम। तो सबसे पहले दिया है आपका संविधान का अर्थ। तो इसको जानने से पहले थोड़ा हम देख लेते हैं कि हम सभी लोग जब कोई खेल खेलते हैं या कोई कार्य करते हैं या हमारे घर में कोई सामाजिक कार्य होता है, शादी ब्याह या कोई फंक्शन इत्यादि ये सब होते हैं, तो उसके लिए एक कोई ना कोई एक योजना हमको बनानी होती है। ऐसा नहीं होता है कि हम बस शुरू कर दिए और काम शुरू हो गया। तो उसमें भी जो है जानते होंगे सभी लोग कि भाई किसी से सलाह लेनी पड़ती है, किसी से मशवरा करना पड़ता है कि भाई ये कैसा होना चाहिए। तो लोग क्या बताते हैं कि हाँ भाई ऐसा होता था तो इस तरह से होना चाहिए था। इसी तरह से बच्चे खेलते हैं तो उन खेलों के नियम भी सब होते हैं। तो वो खेल जो भी खेले जाते हैं वो सब किस आधार पर खेले जाते हैं? नियमों के आधार पर खेले जाते हैं। उसमें जरा सा भी देखिए कि उदाहरण के लिए जैसे मैच है और मैच में जैसे एक कोई गेंदबाज 5 ही गेंदें डाल करके और हट जाता है तो तुरंत सभी विरोध करने लगते हैं कि नहीं 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 6 उसमें गेंदें होती हैं और 6 ही आपको डालनी होंगी। तो वो क्या है? वो नियम है उसका एक। तो इसी तरह से हम संविधान को भी जानेंगे कि हमारा जो एक देश है या पूरा जो विश्व है, तो इसमें जो देश हैं तो इन सभी देशों को भी चलाने के लिए कोई ना कोई नियम या कानून अवश्य बने होते हैं और उन्हीं के आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। तो वो नियमों के आधार पर ही सारी चीजें होती हैं इसमें। तो इन्हीं में हमारा एक संविधान भी है। तो अब हम देखते हैं कि संविधान का अर्थ क्या होता है। तो संविधान उन लिखित नियमों या कानूनों का एक लिखित दस्तावेज होता है जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है या वहां का शासक अपने देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाता है। तो ये आपका संविधान का अर्थ है। और वैसे भी अगर मान लो कोई नियम या कानून ना हो हमारे पास तो फिर हम किसी कार्य को सही ढंग से संचालित नहीं कर सकते हैं। तो यही कारण है कि किसी भी देश को संचालित करने के लिए वहाँ का जो शासक होता है या वहाँ का जो मुखिया होता है तो वो कुछ ना कुछ अपने नियम कानून अवश्य बनाता है और उन नियम और कानूनों के आधार पर ही अपने देश की तरक्की को आगे वो करता है, बढ़ाता है। वो तरक्की में जो है उसमें कदम बढ़ाता है और उसी से उसके देश का विकास होता है, वो चाहे आर्थिक हो और चाहे सामाजिक हो। तो इस तरह से संविधान जो है वो किसी भी देश के लिए बहुत अधिक आवश्यक होता है या वहाँ का जो शासक है, जो कार्यकर्ता है उस देश का, जो मुखिया है उस देश का, तो उसके लिए नियम और कानून बहुत अधिक मायने रखते हैं और ये एक संविधान के द्वारा ही हो सकता है, संभव हो सकता है। अब तो अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका अपना लिखित संविधान है, लेकिन भारत के संविधान की अगर हम बात करें तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। अच्छा, अब ये भी हम देख लेते हैं कि आखिर जरूरत क्यों पड़ी थी हमें संविधान की। क्योंकि भाई हमारा देश जो था 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। तो आजाद तो हो गया, लेकिन अब हमारे सामने बहुत तरह की समस्याएं थीं, क्योंकि उस समय हमारा जो देश था कई टुकड़ों में बटा हुआ था। 565 या 66 कुल देशी रियासतें थीं हमारे देश में और इन रियासतों के अपने अलग अलग राजा हुआ करते थे। तो वो राजा लोग उनकी अपनी ये समस्या थी कि भी
आखिर हम लोग अब कैसे रहेंगे, कैसे अपने शासन को संचालित करेंगे। या देश के सामने और समस्या थी कि अब देश को अब तरक्की कैसे दी जाएगी, इसकी तरक्की कैसी होगी, कैसे इसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये तमाम तरह की जो समस्याएं थीं ये हमारे सामने थीं, लेकिन इन समस्याओं से निपटने का एक यही उपाय था कि देश का कोई एक लिखित और पुख्ता संविधान बनाया जाए, नियमों का एक दस्तावेज तैयार किया जाए और उसके आधार पर देश को संचालित किया जाए, जिससे कि हमारे देश में जो तमाम तरह की समस्याएं हैं उन समस्याओं से निपटा जा सके। तो ये सारी चीजें जो हैं इसके अंतर्गत देखी गई। अब इसके बाद जो है आइए देखते हैं संविधान के उद्देश्य क्या थे। तो भाई संविधान जो होता है, तो अब अगर देखा जाए तो विश्व के अधिकतर देशों के पास अपना अपना संविधान है और सभी जो हैं अपने संविधान के अनुसार ही अपने देश के कार्यों को संचालित करते हैं। तो इसी कारण जो है लोकतांत्रिक देशों में अगर देखा जाए तो संविधान का बहुत अधिक महत्व होता है। अब एक चीज और आपको बताए चलते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो लिखित संविधान है तो केवल लोकतांत्रिक देशों के ही पास है, ऐसा नहीं है। राजतंत्रात्मक भी कुछ देश हैं, उनके पास भी अपना लिखित संविधान है, लेकिन लोकतांत्रिक देशों के पास ज्यादा है। और लोकतांत्रिक देशों के पास जो अपना संविधान है तो इससे जो है उन देशों की प्रगति भी हुई है तेजी के साथ में। तो संविधान जो है तो उद्देश्य इसका यही है कि भाई राष्ट्र की जो शासन व्यवस्था है उसको सही ढंग से संचालित किया जा सके, जिससे कि अपने राष्ट्र का आर्थिक और सामाजिक विकास हो सके। तो इस तरह से जो है संविधान जो है तमाम तरह के जो आदर्श होते हैं या नियम होते हैं उनको ये एक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करता है। फिर अब उसके बाद संविधान के मुख्य लक्षण क्या होते हैं। तो संविधान के जो मुख्य लक्षण बताए गए हैं तो उसमें आपकी बुक में 4 बताए गए हैं। पहला बताया गया है इसमें संघवाद। तो संघवाद क्या है कि भाई हमारा देश जो है तो यहाँ पर एक केंद्र सरकार होती है जो पूरे देश की शासन व्यवस्था को देखती है या कार्यों का वो संचालन करती है, लेकिन इसके साथ साथ राज्यों की भी अपनी अपनी एक सरकार होती है। और राज्य जो होती हैं यानी राज्य की जो सरकारें होती हैं तो इन सरकारों को भी अपने राज्य संबंधित कुछ मुद्दे जो होते हैं तो उन पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसमें जो है कुछ जो सूचियां हैं वो विभाजित कर दी गई हैं, जैसे उसमें आपकी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 सूचियां होती हैं इसमें। तो उनके अनुसार जो है सभी के कार्यों का विभाजन किया गया है। लेकिन अब इसमें होता क्या है कि भाई अगर कोई कानून राज्य के द्वारा बनाया जाता है और केंद्र में उसको अमान्य कर दिया जाता है तो फिर यहाँ पर जो नियम चलेगा तो केवल केंद्र के द्वारा बनाया हुआ कानून ही लागू होता है, बाकी राज्य के द्वारा या अन्य के द्वारा जो बनाया हुआ कानून है वो उस समय समाप्त हो जाता है। तो ये है संघवाद। दूसरा इसमें जो है वो है आपका शक्तियों का विभाजन या शक्तियों का बंटवारा है इसमें। तो शक्तियों का बंटवारा क्या है कि भाई हमारा जो एक राष्ट्र है तो यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है जिससे कि देश की व्यवस्था को सही ढंग से संचालित किया जाए। तो इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। तो उन 3 भागों में पहला आपका जो है वो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। पहला जो है विधायिका, दूसरा आपका कार्यपालिका और तीसरा है आपका न्यायपालिका। तो 3 भागों में इसको विभाजित कर दिया गया है जिससे कि देश के कार्य जो हैं उनको सही ढंग से संचालित किया जाए।
तो अब जैसे विधायिका है, तो विधायिका का कार्य क्या होता है? विधायिका का कार्य होता है कि केंद्र के द्वारा कानूनों को बनाना, जो देश के हित में कानून बनने हैं, तो वो विधायिका का कार्य यही होता है कि इसमें सब लोग मिल करके कानून निर्माण करते हैं। फिर दूसरा कार्यपालिका, तो कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं, ये विधायिका के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, उन कानूनों का ये पालन करवाते हैं, या पूरे देश में उन कानूनों को ये संचालित करवाते हैं, या उनका क्रियान्वयन करते हैं ये है। और बनाए गए कानूनों की अगर कोई अवहेलना करता है, तो उसके लिए आपकी न्यायपालिका होती है। तो न्यायपालिका क्या करती है कि न्याय देने का कार्य करती है कि अगर उन कानूनों का कोई पालन नहीं करता है, उनके विरोध में अगर कोई कार्य करता है, राष्ट्र के हित में कार्य ना करके वो राष्ट्र विरोधी अगर कोई कार्य करता है, तो फिर न्यायपालिका उसके लिए दंड का प्रावधान भी करती है, और इससे जो है उनको दंडित भी किया जाता है, उनको कानून की गिरफ्त में लिया जाता है। तो ये शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिससे कि देश की व्यवस्था को सही ढंग से संचालित किया जा सके। अब उसके बाद है संसदीय पद्धति है। तो संसदीय पद्धति क्या है कि भाई संसदीय पद्धति में क्या होता है कि भाई जो सांसद लोग होते हैं, इनका एक चुनाव होता है, और ये चुनाव जो होता है, तो इसमें जो जनता होती है वो सीधे रूप से, या जिसको हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जिसको कहा जाता है, तो इसके अंतर्गत देश की जनता उसमें हिस्सा लेती है। और कौन से लोग इसमें हिस्सा लेते हैं? तो इसमें वह लोग हिस्सा लेते हैं जो लोग 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होते हैं, अर्थात जिसको हम कहते हैं वयस्क मताधिकार के आधार पर ये लोग वोट देने का अधिकार हासिल करते हैं। तो ये लोग इन सांसदों को वोट देते हैं, और वोट देने के पश्चात ये अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, और इनके द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं विभिन्न क्षेत्रों से, तो यही प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों की जो समस्याएं होती हैं, तो ये केंद्र में उनको पहुंचाते हैं, उन समस्याओं को ये केंद्र में रखते हैं, और इनके द्वारा फिर उन क्षेत्रों की जो समस्याएं होती हैं, उन क्षेत्रों का निपटारा किया जाता है, उन समस्याओं को निपटाया जाता है। तो ये चीजें जो हैं इनके द्वारा होती हैं। और फिर इसके बाद जो है आपका चौथा जो है लक्षण इसका है, या इसकी विशेषता है, वो है मौलिक अधिकार। तो भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। हालांकि प्रारंभ में ये 7 मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए थे, तो उसमें से जो 7वां था संपत्ति संबंधी अधिकार, उसको हटा दिया गया था अधिकारों की श्रेणी से। तो अब वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान हैं, और ये 6 मौलिक अधिकार जो हैं, तो ये देश के नागरिकों के जो अधिकार हैं उनको जो है ये दिए गए हैं, जिससे कि वे अपने अधिकारों को जान समझ सकें और समझ सकें। तो ये मौलिक अधिकार जो हैं, इनको अब हम अगले पार्ट में बताएंगे। थोड़ा और ये लेसन अभी बचा हुआ है, आगे फिर देखेंगे।